नमस्कार, स्वागत है आपका जौनसार बाबर की आवाज़ में। मैं रजीत चौहान। आज एक ख़ास बातचीत में, ख़ास इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है फ़िल्म जगत के, सिनेमा जगत के एक बहुत बड़ा चेहरा, एक नामी चेहरा, वेल एजुकेटेड पर्सन मिस्टर विनय चांदना जी। तो आज इनकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, इनके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया पढ़ाई लिखाई से लेकर और आज इस तबके का नाम बनाया कि एक ख़ास तबका इनको आज मानता है, जानता है, इनको जो है पहचानता है अच्छे तरीके से, और इनकी लोगों में जो पहुंच है वो अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है, एक छोटी उम्र में बड़ा नाम। सबसे पहले स्वागत है आपका जौनसार बाबर की आवाज़ में। थैंक यू। नमस्कार जी। अपना परिचय देना मेरे को ठीक नहीं लगेगा, आपने कुछ ज़्यादा ही वर्ड्स का अच्छा यूज़ कर लिया है। हालांकि मैं तो सभी को आर्टिस्ट मानता हूँ। आप इस सीट पे बैठे हैं एज एन आर्टिस्ट, मैं भी उसी आर्टिस्ट वे में, एक आर्टिस्टिक वे में जुड़ा हूँ। सिनेमा की सेवा में तत्पर हूँ करीब पिछले 23 साढ़े 23 साल से ऑफिशियली, और करीब 25 साल से इसी लाइन में हूँ मैं। सबसे पहले मैं जुड़ा, एक प्राइवेट स्टूडियो था दिल्ली में, असासा वीडियो प्राइवेट लिमिटेड। तो वो वहाँ से जो है मेरी एक जर्नी शुरू हुई और फिर मैं सिनेमा लाइन में इंट्रोड्यूस हुआ एज एन आप कह सकते हैं असिस्टेंट एडिटर के रूप में। उसके बाद मैं आज तक में जुड़ा एज ए ऑफलाइन एडिटर। तो तब आज तक जो है वो आपका वीडियोकॉन टावर है दिल्ली में, झंडेवाला में, वहाँ हुआ करता था। तो उनके कुछ एडिट्स वगैरह वहाँ से हमने एक शुरू किया अपनी जर्नी को। इसको सिनेमा लाइन की कह सकते हैं। तब वो न्यूज़ वाली जर्नी थी, क्योंकि न्यूज़ एडिट करना, शॉर्ट स्टोरीज़ बनाना न्यूज़ को लेकर मुझे आज भी याद है। तब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, तब मैं था दिल्ली में अपने स्ट्रगलिंग डेज़ में, और प्रोजेक्ट था यहाँ पर हाथियों ने हमला कर दिया था डोईवाला में। अचानक मेरे पास वो न्यूज़ एडिट के लिए आई, तो मैंने कहा यार ये तो अपने आसपास जहाँ मैं, जो मेरा जन्म स्थान है देहरादून उत्तराखंड, देवभूमि, हाँ, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, जहाँ से मैं मतलब ग्रेजुएशन की है। उसके बाद मैं बाहर स्ट्रगल के लिए गया दिल्ली। तो मुझे लगा हुआ कि यार मुझे एक अच्छा सा एडिट करके देना है आज तक को। तो वो मैंने एडिट किया और वो फिर स्टोरी चली। ये बात है 2001 या 2 की शुरुआत की। तो अच्छी चली। फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं अब उसी प्रोजेक्ट से मुझे लगा कि मुझे अब आगे इसी लाइन में बढ़ना है। बट ये नहीं मालूम था कि मैं सिनेमा से कैसे और किस रूप में जुड़ूंगा। तो धीरे धीरे ये जर्नी फिर स्टार्ट हुई और कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते चले गए। फिर मैंने करीब 1 सवा साल 1.5 साल काम किया एज एन असिस्टेंट एडिटर कह सकते हैं आप, असासा वीडियो प्राइवेट लिमिटेड में। और वो जिनका था वो भी गढ़वाल से ही जुड़े थे। पिथौरागढ़ के 2 लड़के थे, और जोशी जी, उनका नाम अनिल जोशी, उनका स्टूडियो था। तो उनसे फिर एक अलग हो जाता ना कि एक ही प्रदेश से हैं और अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। मैं विनय भाई आप शुरू करो, अपना भी शुरू कर सकते हो। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस रूप में शूट करूँ, बट उन्होंने मुझे, कहते हैं ना पुश ऑन द बेबी वाली बात होती है कि हाँ, एक आइडिया थी कि आप अपना भी प्रोडक्शन हाउस करो। मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि किस तरह से होगा, क्योंकि मैंने सिविल की तैयारी की, एक अलग तरह का माहौल था। बीएससी की तो एक अलग तरह का माहौल था, एमसीए की तो एक अलग तरह का माहौल था। फिर ई-कॉमर्स किया मैंने, उस टाइम नया था, तो जॉब्स नहीं थी। हालांकि मेरे पास थी जॉब एज ए वेब डिज़ाइनर, मैंने वो भी की। तो पैरेलल जब ये चीज़ें करने लगा, इंटरेस्ट मेरा जागने लगा, तो मुझे लगा कि फिर मुझे इसी में रुचि है और मुझे मज़ा भी आ रहा है, क्यों ना मैं इसको प्रोफेशन बनाऊँ। तो इस तरह के फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट थे, जैसे FTI हो गया, NSD हो गया, बट वहाँ तक सोच नहीं थी, ना कोई गाइडेंस थी, क्योंकि परिवार से कोई ऐसा था नहीं कि जो हमें गाइड करे। बिल्कुल, कि आप इस तरह से अग्रसर हों। पिताजी का था कि भाई सरकारी जॉब उनकी थी और आप भी सरकारी जॉब कुछ इस तरह का करें। तो वहाँ भी ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर प्राइवेट सेक्टर में गए। तो वहाँ से जो स्विच हुई ज़िंदगी, तो मुझे लगा कि मैं अब शुरू करता हूँ कुछ अपनी एक नई जर्नी। तो एक ही रात का डिसीज़न था, वो थी 31 जुलाई 2002। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं जो भी ये मीडिया से तो जुड़ ही चुका हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो गई है, क्यों ना मैं देहरादून में जाके अपना एक सेटअप लगाऊँ, छोटा सा सेटअप लगाऊँ एक एडिटर का, एडिटिंग का। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। तो फिर ऑफिशियली मैंने इसको 18 अगस्त 2002 में, करीब 20 दिन बाद वहाँ दिल्ली से आने के बाद, एक अपना अनाउंसमेंट किया एस्टेब्लिशमेंट का। जब मुझे पत्रकार बुलाए मेरे पास, और काफ़ी लोगों को इनवाइट भी किया। NN प्रसाद हुआ करते थे कुछ कल्चर मिनिस्टर उत्तराखंड के, उनको बुलाया। उसके इनॉग्रेशन में काफ़ी मीडिया आया, और
उस टाइम ये कुछ पहला कह सकते हैं कि एक स्टूडियो सेटअप छोटा सा इन हाउस कह सकते हो, स्टार्टअप है, हाँ, एक स्टार्टअप शुरू किया, जैसे आजकल कहते हैं स्टार्टअप बिजनेस, तो वैसा उस टाइम पर शुरुआत किया। बट जब मैंने शुरू किया तो बड़ा प्रॉब्लम रहा कि बिल्कुल काम कैसे समझाया जाए कि मैं इस तरह का काम करता हूँ। तो शुरुआती के दिनों में बड़ा मुश्किल होता था। लोग कहते ठीक है तुम एक्टिंग और ये एंकरिंग और एडिटिंग करते हो, बट कमाते कैसे हो, खाते कैसे हो ना, काम क्या, प्रोफेशन क्या है। तो मैं लोगों को समझाता भाई इसी से पैसा थोड़ा बहुत मिल जाता है, और मैंने काम भी किया है। हालांकि वहाँ तो पैसे कम थे, जॉब अलग तरीके का था, अर्निंग सोर्स अलग थे। बट जब यहाँ किया तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने कैमरा छोटा सा, क्योंकि डिजिटल मार्केट हुआ था, PD 150 कैमरा सोनी का नया लॉन्च हुआ था, कैसेट में आता था, मिनी टीवी लगती थी उसमें, तो वो मैंने ख़रीदा। जब वो ख़रीदा तो लोगों में यहाँ पड़ा एक फैला कि एक नया कैमरा आया। तो VHS का दौर था उस टाइम, बहुत कम होते थे लोगों के पास। तो वो दौर आया तो लोगों ने कहा भाई ये एक नया छोटा सा कैमरा, और कीमत भी उसकी लगभग 1,55,000 रुपये की उस टाइम थी। तो कैसे जैसे करके पैसे वैसे इधर उधर से जुगाड़ करके वो लिया गया कैमरा। तो अब जब काम शुरू किया, लेकिन काम नहीं है, क्योंकि लोगों को समझाना कि महंगा कैमरा, इसका ऑपरेशंस है, इसका ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए। बट मेरे पास आप मानिएगा काम नहीं था 6-7 महीने। अब जॉब करने के बाद, हाँ, जॉब छोड़ने के बाद भी, मतलब जॉब जो ऑलरेडी कर रहा हो और वापस एकदम होता ना, बिल्कुल 3-4 कदम पीछे होके आपने एक नया स्टार्टअप शुरू करना है, और अब आपके पास काम नहीं है। फिर धीरे धीरे लोगों में पहचान बड़ी, छोटी छोटी एडिटिंग्स आने लगी। जैसे आजकल तो आप उनको शॉर्ट फिल्म बोलते हैं, आप उनको वेब सीरीज़ बोलते हैं, इस तरह का काम था। बट उस टाइम होती थी टेलीफिल्म्स, लोग छोटी छोटी बनवाते थे और उसको दिखाते थे, कहीं भी अपना शौक़ रखते थे। तो इस तरह का काम शुरू किया मैंने। एक आपकी बात काटना चाहूँगा मैं। जी, जब आपने ये स्टार्टअप शुरू किया उस समय आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? देखिए जब आप जॉब कर रहे थे, जो भी आप काम कर रहे थे, हाँ, तो उस समय शायद जब आपने छोड़ा होगा एकदम, तो हाँ, एकदम ब्रेकडाउन आया, तो फैमिली का क्या रिएक्शन? हाँ, मिला जुला था कि जब जॉब भी की तो प्राइवेट सेक्टर में की, और अपने आप से पढ़ाई की, अपने आप से ढूंढी, तो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि यार ये कर लेगा, 3-4 साल दिल्ली रह चुका है तो ये कर लेगा। एक रहता है कि वापस आया तो अब क्या करेगा। तो मिला जुला होता है ना भाई, बाहर जाके आदमी काम कर रहा है तो एक लगता है कि कॉन्फिडेंस रहता है कि यार अपने आप कर रहा है सेटलमेंट, अपने खर्चे उठा रहा है, अपना काम कर रहा है। बट वापस आके घर पे उस चीज़ को शुरुआत करना, और वो समझ जो परिवार को थी ही नहीं, वहाँ पे कैसे डील क्योंकि परिवार में सबने नौकरी की है, कुछ लोगों ने बिजनेस किया, बट वो अलग लेवल के बिजनेस होते थे। बिल्कुल। हालांकि आपका जो एजुकेशन लेवल रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है, हाँ, हाई क्वालिफाई एजुकेशन है आपका, तो उसके हिसाब से जो फैमिली की जो आपसे एक्सपेक्टेशन थी, हाँ, वो ये थी कि आप जॉब करें, वो बिल्कुल भिन्न थी। क्योंकि एक थे कि यार पहले तो गवर्नमेंट जॉब के लिए थे, क्योंकि सेक्टर वही था पिताजी का, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में, चलो जॉब तो कर रहा है, कर लेगा अपने आप, कर लेगा। बट बिजनेस तो कहीं नाम ही नहीं है ना, नाम ही नहीं। तो बिजनेस को कैसे स्टार्ट, जिसकी नॉलेज ही नहीं, बिजनेस कैसे किया जाता है जी, है ना, तो वो कैसे डेवलप होगा, किस तरह से होगा। तो चीज़ें मैं कहता हूँ कि जो समय होता है ना, और जो लोग होते हैं जो आपसे मिलते हैं, वो आपको बेहतरी से सिखाते हैं। बिल्कुल। एक पढ़ाई करना बिजनेस की अलग होता है, जैसे MBA किया है या बिजनेस मैनेजमेंट की कोई कोर्स की, बट जब आप मार्केट में उतरते हैं ना, बिल्कुल, वो वाले जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं। और मैं उन्हीं से ज़्यादा सीखा हूँ। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आए, जैसे जैसे काम बढ़े, तो मुझे लगता है मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने काम से ही अपनी बेहतरी को बढ़ाया है, अपनी नॉलेज को बढ़ाया है, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है। निखार वहीं से आया है। मैंने इस विधा में तो पढ़ाई नहीं की थी। जी, यस जी। जो आपकी पहली एल्बम मैं कहूँ तो जहाँ से आपको फेम मिलना शुरू हुआ, जहाँ से लोगों को मालूम हुआ कि हाँ विनय चांदना नाम के कोई व्यक्ति है, और इस फेम के अलावा भी बोलूँगा कि जहाँ से आपकी स्ट्रगलिंग डेज भी होते हैं, आप काम करते हैं। बट तो पहली जो 2 एल्बम की, एक स्टूडियो बनाया मैंने, फिर इस जगह को खरीदा, फिर इसको डेवलप किया, एक वीडियो स्टूडियो बनाया। फिर जब मैंने पहली एल्बम की, वो आप मानोगे नहीं, दोनों एल्बम रिलीज़ ही नहीं हुई। क्योंकि रिलीज कर बना तो दिया, बनाने का अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट उसको एक रिलीज करना एक अलग, मार्केटिंग करना इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और सारा मार्केटिंग का ही खेल है। सारा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मार्केट कैसे किया जाए, वो रिलीज ही नहीं कि उसको CD कैसी बनाए। उस टाइम कैसेट का दौर हुआ करता था, कैसेट बनती थी, टेप वाली जो होती थी, इसको टेप बोलते थे। वो समझ में नहीं आया कि इसको कैसे करें, तो वो किसी कारण में डंप हो गई। डंप कहेंगे, आप कह देंगे कि टाइम नहीं था, सही नहीं हो पाया। फिर हमारी किसी, कहते हैं ना भगवान जब मिलवाता है, अच्छे के लिए मिलवाता है, तो हमारी मुलाकात हुई देवेंद्र रावत जी से, जो कि टुंगरा के हैं, जौनसार से है, बिलोंग करते हैं, चकराता के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है।
अब वो भी भगवान ने कैसे, मुझे वो भी याद नहीं है, इस बिल्कुल। टाइम को बहुत लंबा समय हो गया। तो उन्होंने बोला कि एक अतर शाह जी हैं सिंगर और मैं राइटर हूँ, मैं लिरिक्स लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ। तो मैंने कहा चलो एक और शुरुआत करते हैं। बहुत ही मिनिमम पैसे में एक एल्बम का को ऑडियो किया गया जिसका नाम था बीते दूस, वाह, बीते दिन। तो बीते दिन। वो कहता था जब सोच अच्छी हो, सब कुछ अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं, तो इस तरह से भाई लोग जुड़े हमारे साथ और वो एक ऑडियो एल्बम ने रेडी की। वीरेंद्र नेगी जी का म्यूज़िक था और मिक्स मुझे याद नहीं किसने किया था, शायद दिल्ली से रामा कैसेट के कोई थे उन्होंने, हाँ कुलदीप रावत जी थे जो रामा कैसेट में पहले काम करते थे। तो फिर वो यहाँ आकर, वो बहुत सीनियर थे, तो बड़ी हेल्प की कि इस तरह से इसको करेंगे। तो स्टूडियो को चलाने का शुरू हुआ। फिर जब ऑडियो बिकी तो उसकी तो ऐसे बम्पर ऑडियो बिकी कि उस टाइम भी मतलब 10,000 के आसपास की कैसेट बिकी होगी जॉन सर में। और उसका ऐसे मतलब आज बोलते हैं ना, आज वायरल वर्ड जो होता है वो वहाँ से शुरू हुआ मेरे जीवन में। तो वायरल ऐसा हुआ वो ऑडियो, उसके कैसेट भी बने होंगे, डुप्लीकेट भी बने होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तब कैसेट ही चलता था, कोई ऐसा सीडी प्लेयर था नहीं, MP3 बहुत बाद में आया। तो कैसेट बिकना शुरू हुआ, वो ऐसा बिका। तो फिर कोशिश की गई, जब इतना इसने नाम कमा लिया कि उन्हें इसका एक वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो के लिए फिर हम लोगों ने शुरू किया, 2-3 महीने का हमने 4 महीने का ब्रेक लिया। उसके बाद हमने एक वीडियो शूट किया अपने आसपास के लोगों के साथ। और देवेंद्र रावत भाई की और अतर शाह भाई की तो बहुत ही मेहनत रही। उन्होंने अपने परिवार में, अपने घर में उसको ठहराया। पूरी यूनिट को करीब 15 लोग थे, उसमें आर्टिस्ट थे, कुल मिला के 20 लोग थे आई थिंक। उनको घर पे ही खाना खिलाना, घर पे ही सेवा भाव, जॉन सर में तो अतिथि देवो भव कल्चर है ही। तो हम तो पहली बार ऐसे गए और इतना प्यार, इतना सम्मान मिला वहाँ पर। और उसने हमको दोनों चीज़ों से, मतलब एक तो होता है ना कि जुड़ाव एक जॉन सर से, और दूसरा एक उसको कि रिलीज़ किया जाए वीडियो फॉर्मेट के अंदर। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी रही। फिर उसका वीडियो निकाला गया 3-4 महीने में, तो उसका भी ऐसी धूम रहा। और ज़बरदस्त एक लोगों का जो रुझान था वहाँ से मिला और बहुत आशीर्वाद भी मिला वहाँ से। बिल्कुल। मैं आपकी जो है क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहूँगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैं देहरादून में पैदा हुआ, उसके बाद पढ़ाई स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से हुई, अलग अलग स्कूल्स थे। और उसके बाद ग्रेजुएशन हमने की DAV से। वो मैंने BSc किया PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। पढ़ने में तो एवरेज ही थे भाई बट कैसे खींचतान करके पास हो जाते थे। तो फिर मौका मिला बाहर जाने का, कुछ दोस्तों के द्वारा कि बाहर जाके सिविल की तैयारी की जाए। तो मौका मिला, फिर दिल्ली गए। तो पढ़ाई के सिलसिले में गए थे दिल्ली। वहाँ फिर लाइफ पता लगी कि स्ट्रगल, बाहर जाके पता लगता है कि स्ट्रगल क्या होता है, कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मैं जगह भी ऐसी जगह रहा जहाँ पर मतलब मुखर्जी नगर जिसको बोलते हैं, जहाँ पर IAS की फैक्ट्री बोल सकते हैं उस एरिया को। तो सारे IAS PCS मैक्सिमम उधर से निकलते हैं। तो मैं उसी परिवेश में रहा, उस जगह रहा। लकीली अनलकीली कहेंगे, मेरा नहीं हुआ, और लकीली है कि मैं इस लाइन में आया। वहाँ से एजुकेशन हुई। फिर मैंने MCA किया इग्नू से, ओपन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मेरे को जॉब की सख्त ज़रूरत थी। बाहर से स्ट्रगलिंग कर रहे हैं तो पैसा नहीं होता था। पैरेलल जॉब भी करा और मैंने इग्नू से फिर MCA किया। करते करते फिर एक नया दौर आया MCA के बाद की ई-कॉमर्स। तो जैसे आजकल देखते हैं ना, ये ऐप्स बनती हैं आजकल, जैसे बिजनेस रिलेटेड ऐप्स बनती है। तो उसका तब नई शुरुआत थी कि कमर्शलाइज किसी बिजनेस को कैसे ग्रेड किया जाए। तो वो मैंने करीब 6 महीने का किया। ये किस समय का बात है? ये सन 2001 की बात। 2001 हाँ। आज से पहले तो जॉब भी थी और पहले हाँ MCA तो मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर ई-कॉमर्स किया क्योंकि मुझे कुछ और नया करना था। 6 महीने का एक शॉर्ट टर्म कोर्स था, वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ग्रुप दिल्ली से किया। फिर मुझे एक स्टूडियो ज्वाइन करने का, क्योंकि वहीं से मुझे एक से मिला जॉब के दौरान ही, जिनके मैं जॉब करता हूँ उनका ही वो स्टूडियो हुआ करता था। तो मेरा खाली टाइम रहता था कि मैं 5-6 बजे फ्री हो जाता था जॉब से, पढ़ाई भी मैं करता था। तो फिर मुझे लगा मुझे एक मौका मिला एक बार स्टूडियो में जाने का उनके पैरेलल। तो मैं वहाँ गया, तो फिर वहाँ से मैं इस लाइन से जुड़ा। मैंने देखा ये भी एक लाइफ होती है और मुझे ये जीना है, इसमें पैशन है, मुझे दिखता है कुछ, क्योंकि आर्टिस्ट थे शुरू से ही लेकिन नॉलेज नहीं था। तो वहाँ एक मौका लगा कि इस तरह की चीज़ें भी अपने जीवन में ला सकते हैं। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। आप फाउंडर भी हैं RC विज़न फिल्म स्टूडियो के, फिल्म पाठशाला के, जो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। जी। तो इसको शुरू करने का आपका सबसे जो आपने विज़न देखा कि इसका फ्यूचर में ये विज़न हो सकता है, आपका क्या विज़न था इसे शुरू करने का, और क्या क्या आप अभी कर चुके हैं इस
ऐसा रहा जब मैंने बताया ना आपको 2002 में जो ऑफिशियली शुरू किया, उससे पहले 1.5 साल मैंने अनऑफिशियली बताया, इन द सेंस इधर उधर जैसे जॉब्स होती हैं तो उसको नहीं बोलेंगे, तो उस तरह से एक्सपीरियंस लिए थे। ऑफिशियली जब शुरू किया तो आरसी विजन नाम से, मेरी सिस्टर का नाम है रचना चांदना, तो मैंने कहा बहन तेरे नाम से कंपनी बनानी है तो उसके नाम से कंपनी बना दी, फिर उसको रजिस्टर्ड किया, है ना। फिर धीरे धीरे वो चलते गए। फिर एक म्यूज़िक कंपनी खोली हमने, आरसी म्यूज़िक, 2004 में, 1-1.5 साल बाद उसके, जिसमें हमारा जुड़ा हुआ म्यूज़िक से रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़ने का। तो जिस जगह बैठे हैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हाँ, यहाँ पे गाने रिकॉर्ड होते थे, प्रॉपर एक एकॉस्टिक स्टूडियो बनाने की कोशिश थी। फिर वहाँ से धीरे धीरे कंपनी खोली, भाई अब कैसेट अगर बना रहे हैं तो उसको खुद ही मार्केट करें, वो भी धीरे धीरे फिर शुरू गया, बीते दूध से जैसे हमारी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमने करीब ना हो तो 30-35 जॉनसारी एल्बम हमने की होंगी करीब 6-7 साल के अंदर। अच्छा, 2011 तक 7 एडी लास्ट थी हमारी 2011 में। काफ़ी लोग जुड़ते चले गए, काफ़ी सिंगर जुड़ते चले गए, फिर पहचान मिलनी शुरू हुई, क्योंकि मार्केट में जब आ रहे थे तो फिर लोग जुड़ते चले गए। उस टाइम तो बहुत कम रेट पे काम किया, तो पैशन ज़्यादा था, कमर्शियल कम था लेकिन पैशन था, लेकिन प्रोफेशनल ज़रूर था। तो कोई कम पैसे की नहीं है भाई, बनाने गाने अच्छे हैं, बिल्कुल। तो इस तो उस टाइम 8 गाने, 7 गाने, 9 गाने, 10 गाने, हर रोज उस टाइम 11-11, 12-12 मिनट की होती थी। हाँ, बड़े लंबे हाँ, तो सब आर्टिस्ट आते थे, जैसे तबला वाला, ढोलक वाला, ये सब बुलाए जाते थे उस टाइम। तो उस तरह से रिकॉर्डिंग शुरू होती थी। फिर लोग जुड़ते चले गए, चंडीगढ़ से भी कुछ लोग जुड़े, मंगोली जी और ये सब लोग, बढ़ता आ गया कारवां। फिर म्यूज़िक कंपनी से फिर और आगे बढ़े। फिर जहन में आया क्यों ना, टेक्नीशियंस की बड़ी कमी थी देहरादून में, जब शूटिंग करते थे तो बड़ा लाइटमैन हो गए या कैमरा असिस्टेंट हो गए, या सुविधाओं की बहुत कमी थी और लोगों को मालूम भी नहीं था। फिर एक जहन में आया क्यों ना एक फिल्म इंस्टीट्यूट खोला जाए देहरादून में। तो 2017 में हमने ऑफिशियली फेम पाठशाला नाम से इसको खोला। फेम का भी एक मीनिंग था उसके अंदर। फेम का मीनिंग F फॉर फिल्म मेकिंग, A फॉर एक्टिंग, M फॉर मॉडलिंग, E फॉर एंटरटेनमेंट। तो ये वर्ड से आया वहाँ से। फिर स्कूल, फेम स्कूल कुछ ऐसे खोला जाए, नहीं मैंने कहा पाठशाला, क्योंकि बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग जुड़ेंगे, और पाठशाला एक ऐसा नाम है जो आपको अपनी भाषा से जोड़ता है, आपको अपने आप से जोड़ता है, आपको कल्चर से जोड़ता है, आध्यात्म से जोड़ता है। बिल्कुल। तो स्कूल की जगह उसको फिर पाठशाला किया गया। तो 2017 में इसका किया गया। फिर अच्छा रहा रेस्पॉन्स, पहले साल भी बहुत अच्छा रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए, बैचेस बड़े हो गए। एक टाइम पर करीब 30-35 बच्चे आने लग गए। नेपाल के स्टूडेंट भी आए, मेरठ के भी आए, मुजफ्फरनगर के भी आए। अभी ऐसी होती है, बोलियों का अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग प्यार होता है, प्रेम होता है। तो मैं तो ऐसे नहीं बोलूँगा कि पंजाबी ज़्यादा अच्छी थी और वो वाली भाषा थोड़ी अच्छी नहीं थी। मेरे को तो सबसे प्रेम है। बिल्कुल। कई चीज़ें समझ में नहीं आती, जौनसारी समझ में नहीं आती थी, तो देवेंद्र भाई के साथ बैठ के सीखा भाई कि ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है। और भले ही डायरेक्शन हमारा होता था जो कि टेक्निकल ज़्यादा होता था, बट अगर आर्टिस्टिक डायरेक्शन की बात करें तो देवेंद्र रावत भाई का आर्टिस्टिक डायरेक्शन रहता था कि भाई इसको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो मिलजुल के फिर बोलियों के हिसाब से, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से हम उस चीज़ का फिल्मांकन करते थे। बिल्कुल। दिक्कत तो आती है क्योंकि मैं बीइंग ए पंजाबी हूँ, पंजाबी तो मैं एकदम समझ लूँगा। बिल्कुल। हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा, जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, तो उनका परिप्रेक्ष्य जानने के लिए उस पर्सन से मिलना बहुत ज़रूरी होता था। बहुत ज़रूरी। और सीखने के साथ साथ जब मज़ा तो आता ही है क्योंकि आर्ट फॉर्म है और लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। लैंग्वेज कभी किसी आर्ट के लिए बैरियर होती नहीं। लैंग्वेज एक माध्यम है बस। तो वो प्रेम मिलता चला गया और सभी से प्रेम है, मैं तो कहूँगा। बस हमें ये रहता कि हम सीखें सबसे ज़्यादा कैसे अडॉप्ट करें उस कल्चर को, उस प्यार को। तो जौनसर में गए तो जौनसर के होके रह गए। बिल्कुल, है ना। मतलब ऐसे होता था कि हमारा एक घर ये है तो दूसरा घर जौनसार है। बिल्कुल। तो आधे से ज़्यादा तो वहीं पड़े रहते थे हम लोग। बिल्कुल। तो आपने जौनसार में भी बहुत लोगों के साथ काम किया है, तो आपको सबसे अच्छा किसके साथ अच्छा काम करना लगा? और देवेंद्र रावत भाई, अवतर शाह जी के साथ जो बॉन्डिंग रही, वो एक्सपीरियंस लग रहा है आप दिल से बता रहे हैं। हाँ, मतलब वो जो एक्सपीरियंस है ना मीठे वाले, क्योंकि एक होता है काम करना, एक होता है पारिवारिक संबंध रहना। बिल्कुल। तो परिवार में जब रहते हो ना, और एक बार क्या हुआ, हम लोग तो पता नहीं कौन से एल्बम की शूट कर रहे हो, बारिश पे बारिश, तो हम क्या कर रहे हैं, भाई छोटा सा रूम है, हम तो कैरम खेल रहे हैं। तो दिन रात कैरम ही चल रहा है, हम भूल गए कि हम एल्बम शूट करने आए, है ना। और नाच गाना चल रहा है तो नाच गाना चल रहा है, तो वहाँ परिवार वाला परिवेश हो जाता था। बिल्कुल। पारिवारिक थे तो सभी भाइयों से, बड़े भाई जो थे सबसे, गोलू भाई हैं हमारे, जितेंद्र, है ना, बड़े भैया थे, उनसे भी तो सबसे प्यार था, सब आस पड़ोस में सब। फिर वहाँ जाओ तो फिर प्रेम तो मिलता ही है। आपकी इस जो जर्नी रही,
इसमें आप अपना गुरु किसे मानते हैं, अपना आदर्श किसे मानते हैं, जहाँ से आपने सीखा, जहाँ से आपको लगा कि हाँ मुझे इस व्यक्ति की तरह बनना है? देखो, मैं सच बोलूँ तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे उस व्यक्ति की तरह बनना है। बिल्कुल एग्जैक्ट। पहला तो ये है कि अपना गुरु मैं खुद ही हूँ। वाह। मैंने किसी से ऐसा सीखा नहीं, अपने काम से सीखा। जो मैंने गलतियाँ करी मैंने क्योंकि आपने उनसे ग्राउंड सीखा। लेवल से जो है हाँ, काम किया। बिल्कुल। बिल्कुल। हालांकि जो मेरी समझ मेरे सुरेंद्र भंडारी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनको फिर भी अपने दिल से गुरु मानता हूँ, क्योंकि जब मैं उनके साथ काम करना लगा तो वो जो चीज़ें बारीकियाँ होती हैं, जो तो सिनेमा की बारीकियाँ उन्होंने मुझे बताई बिल्कुल। कि विनय इस तरह से कर लेते हैं। और उनकी जो वो बहुत कम बोलते थे, बट वो इशारों में बोलते थे कि जैसे मैंने कोई कविता सुनाई या कोई चीज़ बताई या कुछ लेखनी बताई या मैं कोई शॉट ले रहा हूँ, तो उनके चेहरे भाव से पता लग जाता था कि अच्छा है कि नहीं। बिल्कुल। तो मैंने होता ना कि एक बार जैसे आप और मैं बैठे हैं, बिल्कुल। तो आंखों ही आंखों में ऐसी बातें हो जाती थी कि यार, वो एग्जैक्ट कभी नहीं बोलते थे कि अच्छा नहीं है, आंखों ही आंखों से समझ हाँ, लेते थे। बट वो अगर खुश हो तो ऐसे करते थे। Yes। और आंखों आंखों में ऐसे अगर कर दिया तो मैं समझ गया कि ये बस अच्छा नहीं है और इसमें मुझे सीखना है। तो मैं पूछ सर, अब तो इसको ऐसे करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बोलते हैं ना कि वहाँ से फिर दिल से गुरु माना जाता है, तो मैं उनको गुरु मानता आपने जौनसार में काम किया, उस समय जब आपको अपने काम को लेकर मार्केटिंग करनी पड़ती थी, उसको एक ब्रॉड जगह पे लेके जाना पड़ता था, तो वो आपने कैसे हैंडल किया? हूँ। शुरुआती दौर में तो देखो सही, कोई भी स्टेप लोगे ना, एक पहला स्टेप लेने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब पहला कदम उठाते हो ना, तो फिर दूसरा कदम अपने आप उठ जाता जाता है। बिल्कुल। तो ये एक नेचर है, यही लाइफस्टाइल है। तो जब जुड़ने शुरू हुए, मार्केटिंग हमने कभी की नहीं थी, हमने पढ़ाई वाले बच्चे थे और बिल्कुल। थोड़ा बहुत स्टूडियो संभाल लिया, यही तो थी जर्नी हमारी। जो सो मार्केट करने की बात आई, तो मुझे आज भी आता है, कालसी गेट में मकबूल भाई थे। अब वो नाम से तो मतलब मकबूल, बट उनसे ऐसी दोस्ती हुई कि मैंने, भाई आप माल तो दो, फिर देखना आपका माल हमारा। तो उन्होंने किया। विकास नगर में थे, आती थी दिक्कतें मार्केटिंग करने, क्योंकि उस टाइम ना तो व्हीकल हुआ करते थे चकराता जाने के लिए, कि पहले आपको वेट करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, वो बड़ी प्रॉब्लम थी। टाइमली पहुंचना है, टाइमली फिर वहाँ से भागना भी है क्योंकि गेट लग जाता था। ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी। नेचर की कुछ प्रॉब्लम होती थी, सड़कें बहुत छोटी होती, तो माध्यम बहुत अपने ये वाले बढ़ गए हैं, कन्वेंस माध्यम, मतलब अपनी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया है, तो दिक्कतें आती थी। फिर ट्यूनी तक जाना मान लेके, फिर जब हिमाचली शुरू किया तो हिमाचल में भी उस तरह की प्रॉब्लम्स आई, लोगों से कैसे मिलना है। तो एक दूसरे के जान पहचान से मिलते चले गए। रोडों में थे हम, झामटा जी के यहाँ जाया करते थे, मुझे आज भी याद है। वो बड़ा प्रेम, मतलब जहाँ भी गए मैं प्रेम मिला है, और उस प्रेम ने जो हिम्मत दी है ना हमें मार्केटिंग करने के लिए या कोई भी काम करने की, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और ना सीखा हुआ आदमी अगर प्रेम भाव से कोई चीज़ सीख रहा है और वो सामने वाला प्रेम से सिखा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ उससे कोई बड़ी बात होती नहीं। बिल्कुल। दिक्कतें आती हैं, बट प्रॉब्लम आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक प्रश्न मेरा आपके प्रोफेशन से लेकर है कि जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन को फॉलो नहीं कर पाता, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाता, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे आगे जाके एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, तो मैं किस तरह से उस चीज़ को डील करूँ, जो मेरे फैमिली का प्रेशर है, मेरे समाज का प्रेशर है, मेरी जो सोशल लाइफ है उसका प्रेशर है, मेरे जो सर्कल का प्रेशर है, मुझे कैसे उससे डील करना है? सर, अगर आप एक इस तरह के पैशन या उसको पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ लड़ाइयाँ तो सर लड़नी पड़ेगी आपको। वाह। और वो लड़ाइयाँ इस तरह की होती हैं कि जिसमें किसी के सम्मान को ठेस ना पहुँचे, आपके खुद के सम्मान को, अपने जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, पैशन से, मैं उसको ठेस ना पहुँचे, उसको भी संजो के रखना है, अपना भी दिमाग लेवल पे रखना है। इतना भी नहीं कि मुझे सब कुछ आता है और मैं तो कुछ निकलूँगा करके। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना ज़रूरी है, सभी संबंधों को बना के रखना है। कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप कोशिश कीजिए, पहले प्यार मोहब्बत से समझाइए कि भाई मुझे यही, इसी में मज़ा आ रहा है, मुझे यही करना। आप मुझे 2 साल, मुझे आप एक टेन्योर दे दो ना। अब सक्सेस सभी को नहीं मिलती है ना, बट लगे रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो बम्बई जाके कोई सब अमिताभ बच्चन थोड़ा ना बन रहा है। ये तो हम आपसे सीख पा रहे हैं कि आपने जब शुरू किया था, आपकी बात काट रहा हूँ, जब आपने शुरू किया था तो आपने एक अपना काम छोड़ के इस बिजनेस को शुरू किया था, एक स्टार्टअप शुरू किया था। उस समय ना कोई जानकारी थी, ना कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस था। आपने जब जीरो से शुरू किया और आज आप एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं, इसे हम भी मानते हैं और हम देख भी रहे हैं। तो ये चीज़ होना, मतलब कंसिस्टेंसी होना मस्ट बी कंपल्सरी, बहुत ज़रूरी है। कहावत भी है ना, मैं बार बार दोहराता हूँ, मेरे तो बच्चे भी हंसते हैं, कहते हैं बहुत सुन लिया सर। प्रैक्टिस विद मैन परफेक्ट बोलते हैं लोग, तो प्रैक्टिस विद मैन परमानेंट। आपको ना रेगुलर होना है। जब आप रेगुलर नहीं होंगे ना, उस काम को करते नहीं रहेंगे, तब तक क्या कहते हैं ना, एक निखार वाली बात जो होती है, परफेक्शन की तरफ, जहाँ परफेक्ट कभी नहीं होते,
हम परफेक्शन की तरफ अग्रसर जरूर होते हैं। तो वो रेगुलरिटी से आता है, रेगुलरिटी से तो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहें। बिल्कुल। और एक प्रश्न मेरा है, लास्ट प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न या लास्ट प्रश्न कहूँगा मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में हर चीज़ आती रहती है। तो जौनसार बावर, या मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूँ जिस क्षेत्र में आपने काम किया है, आपको जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि ये करके मैं इस लेवल पे पहुंच सकता हूं, मान लो आपको एक डायरेक्शन लेवल पे जी, तो कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमको? देखो सर, जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, और हर प्रोजेक्ट अपने आप में अलग होता है। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, या कोई फिल्म कर रहे हैं, या कोई गाना कर रहे हैं, गाना छोटा तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आपको उसके बारे में रिसर्च वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। मान लीजिए मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो कि कॉमेडी फिल्म है, तो मुझे उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि आजकल क्या चल रहा है। पहले की बातें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉमेडी हो चुकी है। आजकल इंस्टेंट कॉमेडी होती है, ठीक है ना, बहुत नेचुरल एक्टिंग, डिमांड क्या है, तो आपको उस पर रिसर्च करनी है। फिर आपके पास कोई सब्जेक्ट आता है, मान लीजिए पलायन आता है, अब पलायन के ऊपर आपको रिसर्च करनी कि पलायन क्यों हो रहा है, तो आपको हर चीज़ पे स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करनी होती है हर प्रोजेक्ट के लिए, 1 to 1। तो ये है कि आप रिसर्च करते जाइए, फिर आप बढ़ते जाएंगे, लोगों से हेल्प लीजिए उसके बारे में, है ना। मज़े की बात यह है कि हमें सबसे पहले सीखना है, आपको सबसे पहले चीज़ को अडॉप्ट करना है, ग्रैब करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकली तो वेरी साउंड, क्योंकि हम वो चीज़ 25 साल से करते हुए आ रहे हैं। आज नया कैमरा है तो वी कैन ऑपरेट, हम उसको चला सकते हैं। कल कोई और मशीन एडिटिंग क्या है तो कोई लेंस आ जाएगा, कोई भी गैजेट है हम चला सकते हैं, क्योंकि पिछले जो अनुभव थे उन अनुभव के बेस पर ही हम आगे की चीज़ों को कर पाते हैं। बट जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है, अपने आप में एक प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए सीखने के दौर में। और जब आप सीखते हैं उसमें मज़ा आना चाहिए आपको, तभी वो प्रोजेक्ट जो होता है सक्सेसफुल होता है। और प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चुनाव होता है वो एक टीम। प्रोजेक्ट को टीम बनाती है, ना तो पैसा बनाता है, ना ही आपका मतलब बोलेंगे कि पैसे से कोई चीज़ खरीद के या कोई टैलेंट खरीद के मैं कुछ बना लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। सबसे पहले आप एक अच्छी टीम बनाइए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जब आपकी टीम बन जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप लीड कर रहे हैं उस टीम को, तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर कि अगर मैंने उसको ये काम करने को दिया है तो वो इसे बिल्कुल सही ही करेगा, गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको चुना है, ठीक है ना। तो उस काम के लिए मैंने उसको चुना है, तो आपको पहले सबसे पहले एक टीम बनानी है और उस टीम के साथ आगे बढ़ना है। और हर प्रोजेक्ट लाजवाब होता है अपने आप में, एक नया एक्सपीरियंस देके जाता है जब वो रिलीज़ होता है, और बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव देके जाता है। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और है, जौनसार बावर का एक गाना आपने शूट किया था, बीते दूस, पूरी एल्बम थी वो, पूरी एल्बम थी, बीते दूस जो एल्बम थी वो सेंसर पास जो है, हाँ, बड़ी, तो इसमें आपका, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बड़ी जौनसार बावर की बड़ी बात थी उसे। कुछ परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ गई थी उस टाइम, तो अब वो होता था ना कि तब अब कोई चीज़ आप बना रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, तो उसे लीगल कैसे करेंगे आप, लीगल कैसे करेंगे, है ना। या तो आप उसको बम्बई जाके आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, गानों का, वीडियो का, हर चीज़ का, तो बहुत महंगा खर्चा पड़ता है। फिर एक प्रक्रिया होती है सेंसर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कमेटी बैठती है, वो कमेटी चेक करती है कि हमने किसी चीज़ को, किसी धर्म, किसी जाति, किसी पर्सनल समुदाय को, किसी को कुछ कटाक्ष या कोई गलत बात तो नहीं बोली। दूसरा क्या है कि वो सही कल्चर को लेके, क्योंकि कल्चर जो है पीछे से चला, आपने डेवलप नहीं किया कल्चर वो है जो हम अपने पूर्वजों से चीज़ों को लेते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, उसके साथ कोई गलत यूज़ तो नहीं किया, किसी की रूढ़ियाँ तो नहीं, किसी के भाव को, किसी के इमोशंस को तो कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो बहुत एग्रेसिव हो सकता है आपके लिए, आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो उसकी प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने पहली जॉनसार की जो एल्बम थी उसको सेंसर करवाया। कुछ परिस्थितियाँ उस टाइम थी इस तरह की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर वो थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में चली जाएगी। तो सेंसर कराने का कारण यही था कि ये ऑथेंटिक है, ये अपनी लीगल बेस से जुड़ी हुई है, और ये बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया थी। पहली जॉनसार की एल्बम जो सेंसर थी वो आरसी म्यूजिक के द्वारा बिल्कुल 2005। आप जब भी कोई जर्नी शुरू करते हैं तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग, या वैसे भी आप जनरल बात करो, एक होती है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। बिल्कुल। तो आपको बैकबोन की, जब आप खड़े होते हैं तो आपको बैकबोन की सपोर्ट सिस्टम वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे पिताजी जो है, मेरे बिजनेस की कह लीजिए, मेरे टैलेंट को आगे बढ़ाने की बात करें
तो उन्होंने एक रीढ़ की हड्डी की तरह मेरे लिए काम किया है। कई बार जब इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती थी तो मैं डेफिनेटली अब पिताजी को ही बोलूँगा, कोई इधर उधर से कोई बट उन्होंने हर नई काम था तो भी सपोर्ट किया, काम था तो और मोटिवेट किया कि बड़ो बहुत अच्छा किया तुमने। वो आज भी उसी प्रेम के साथ उसी, बट मैं सच बोलूँ तो मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी है और यंग है। वाह, सोच में यंग ज़रूरी है। एज तो उनकी 73-74 है, बट सोच में भी यंग है। तो पिताजी का नाम है दर्शन लाल चानन। तो बोला कि नहीं आप करो, करते हैं। जब छोड़ के आए वो रिस्क लिया है तो इसको शुरू किया, ये भी रिस्क है तो इसको भी करके देखो ना यार। गंगा जी में कूदो तब पता लगेगा ना कि क्या है किस तरह बहाव जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है या आप लहरों के साथ बह जाओगे, यही तो होगा और क्या होगा। दो ही चीज़ें। हाँ, तो सेफ्टी एंड स्टडी ज़रूरत थी तो पिताजी ने दी और वो आज भी दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद आज भी बना हुआ है हमारे सर पर और बढ़ते चलेंगे। जी। तो कुछ इस प्रकार से इनकी जर्नी शुरू हुई। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले उसको जो है रिस्की रूप में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क लेते हैं तभी आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, सक्सेस और फेलियर। आप सक्सेस हुए तो ठीक, फेल हुए तो आपको एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस वहाँ से देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से विनय चानना जी की स्टोरी थी। आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए खास बातचीत में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ रजित चौहान।